डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रतिष्ठित पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। लंबी बीमारी के बाद रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस। पद्म विभूषण से सम्मानित थी तीजन बाई। पीएम मोदी ने तीजन बाई के निधन पर जताया शोक। खामनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़, लेकिन अंतिम संस्कार में बेटे मौजूदबा नहीं पहुंचे। ताबूत देखते ही रो पड़े लोग। अमेरिका मुर्दाबाद के लगे नारे। इस बीच ईरान ने अमेरिका से की बातचीत रोकी। परमाणु ठिकानों के निरीक्षण से भी इंकार। ट्रंप का दावा, अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। भाजपा का यूपी में चुनावी शंखनाद। आज भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे का दूसरा दिन। सीएम योगी और संगठन के लोगों के साथ की बैठक। नितिन नवीन ने दिया यूपी में बीजेपी की हैट्रिक वाला नवीन प्लान। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दें, पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। तीजन बाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस। तीजन बाई पिछले कई हफ्तों से रायपुर एम्स में भर्ती थी। प्रतिष्ठित पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित थी तीजन बाई। पीएम मोदी ने तीजन बाई के निधन पर शोक प्रकट किया है। भारतीय लोक कला जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। देश की प्रतिष्ठित पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पीआरओ ने उनके निधन की पुष्टि की है। मिली जानकारी के अनुसार तीजन बाई पिछले कई हफ्तों से रायपुर एम्स में भर्ती थी और गंभीर रूप से बीमार चल रही थी। आज तड़के करीब 3:15 पर अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ी, जिसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के सांस्कृतिक और कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी ने तीजन बाई के निधन पर शोक प्रकट करते हुए एक्स पर लिखा, सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में 1956 में जन्मी तीजन बाई का जन्म जीवन संघर्ष और दृढ़ संकल्प की एक अद्वितीय मिसाल रहा है। उन्होंने लोक कला पंडवानी महाभारत की पारंपरिक कथा गायन शैली को न केवल सहेजा बल्कि उसे एक नया आयाम दिया। तीजन बाई ने उस दौर में पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया, जिस पर पारंपरिक रूप से पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था। शुरुआत में उन्होंने भारी सामाजिक विरोध और बंधनों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी दमदार आवाज, कड़क अभिनय, बेजोड़ अभिनय कला और हाथ में तंबूरा लिए जब वे मंच पर उतरती थी तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 5 दशकों से अधिक के अपने शानदार करियर में उन्होंने देश की नहीं बल्कि एशिया और यूरोप सहित दुनिया के कई कोनों में छत्तीसगढ़ की माटी के इस कला का परचम लहराया। अपने शुरुआती सालों में सामाजिक रुकावटों और विरोध के बावजूद उन्होंने पंडवानी को बचाए रखा और पॉपुलर बनाया। उन्होंने कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारत की सबसे खास लोक परंपराओं में से एक को दुनिया भर में पहचान दिलाने में मदद की। लोक संस्कृति की और कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए तीजन बाई को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से विभूषित किया गया था, जिनमें पद्मश्री 1987-88, पद्म विभूषण 2003, पद्म विभूषण 2019, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार शामिल है। गजेंद्र वाले गजेंद्र, पैदल वाले पैदल, रथ वाले रथ तैयारी करो और कुरुक्षेत्र मैदान में लेके पहुंचा। कौरव दल चिल्लावे बचाओ, कोई है बचाओ, फिर कहे वहाँ है भी कौन बचाने वाला, तब घर। तो आपको बता दें कि उन्होंने अपने शुरुआती सालों में सामाजिक रुकावटों और विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी पंडवानी को बचाए रखा और पॉपुलर बनाया। उन्होंने कलाकारों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारत की सबसे खास लोक परंपराओं में से एक को दुनिया भर में पहचान दिलाने में मदद की।
लोक संस्कृति और कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए तीजन बाई को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से विभूषित किया गया था, जिसमें पद्मश्री 1987 और 88, पद्म भूषण 2003, पद्म विभूषण 2019, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार शामिल है। ये बेहद दुखद खबर सामने आई है कि हमारे बीच अब तीजन बाई नहीं रही हैं। आपको बता दें कि तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमृतेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतेश्वर, ये बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से तीजन बाई का निधन हो गया है। क्या वजह थी? बीमार चल रही थी, कुछ वक्त से वो एम्स में भर्ती भी थी, अचानक से उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। जी अंकिता जी, ये बता दें कि वो लंबे समय से बीमार थी और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके परिजनों से बात भी किया था, हालचाल की जानकारी भी लिया था और आज अचानक 3:15 में उनका निधन हो गया जी। इसे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है और इससे विष्णुदेव साय और अन्य पार्टी के लोग भी द्वारा दुख प्रकट किया है। ठीक है अमृतेश्वर, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां खामनेई का अंतिम संस्कार, खामनेई के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़, ताबूत देखते ही रो पड़े लोग, अमेरिका मुर्दाबाद के लगे नारे। खामनेई के अंतिम संस्कार में बेटे मौजूदगार नहीं पहुंचे हैं। ईरान ने अमेरिका से बातचीत रोकी, परमाणु ठिकानों के निरीक्षण से भी इनकार किया है। ट्रंप का दावा, अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। सिर्फ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शनिवार को तेहरान की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। 6 दिन तक चलने वाले इस अंतिम संस्कार के पहले दिन ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में सुबह से ही लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे। अधिकारियों का अनुमान है कि पूरे कार्यक्रम में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। खामनेई का ताबूत ईरानी झंडे में लपेटकर मंच पर रखा गया था। इस दौरान भीड़ लगातार अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल पर खुदा का कहर के नारे लगाती रही। कई लोग बदला लेने की मांग वाले पोस्टर लेकर पहुंचे। वहीं अंतिम यात्रा 6 जुलाई को तेहरान से निकलेगी। इसके बाद पार्थिव शरीर 7 जुलाई को कोम, 8 जुलाई को इराक और नजफ और करबला को और 9 जुलाई को मशहद ले जाया जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। अयातुल्ला अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा लोगों के देशों के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुए हैं। अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिका ईरान के बीच चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता फिलहाल रोक दी गई है। इसके साथ ही ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने मानवीय आधार पर ईरान को अंतिम संस्कार पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद ईरान को अमेरिकी शर्तें माननी होंगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मोदी का राजस्थान को सौगात, पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण, जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान दौरे के दौरान जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल और करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत से बनी पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण किया। नए एयरपोर्ट टर्मिनल को उड़ान योजना के तहत लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। इससे यात्रियों की विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। पचपदरा रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है। इसके लिए 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई है, जो मिस्र के गीजा पिरामिड की खुदाई से लगभग 6 गुना अधिक है। रिफाइनरी से निकलने वाले उप उत्पादों पर आधारित प्लास्टिक उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। मुझे बताया गया कि आज राजस्थान में
10-12 हजार स्थान पर लाखों की तादाद में इस कार्यक्रम में लोग जुटे हैं। और अभी मैं स्क्रीन पर भी देख रहा था, जहां भी देखो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने से जुड़े हुए सभी मेरे राजस्थान के भाई बहनों को भी मैं यहां से प्रणाम करता हूं। साथियों, गर्मी के एक मौसम में स्थान स्थान पर इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का एकत्र आना हम सबको आशीर्वाद देना, ये दिखाता है कि भाजपा सरकार के प्रयासों पर आपका विश्वास कितना बुलंद है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है लखनऊ से, जहां भाजपा का यूपी में चुनावी शंखनाद। यूपी में बीजेपी की हैट्रिक वाला नवीन प्लान। भाजपा अध्यक्ष यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर। सीएम ने दिया रात्रि भोज। सीएम योगी और संगठन के लोगों के साथ बैठक। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। इसको लेकर पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। राजधानी में उनके दौरे के दौरान संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर वो मंथन करेंगे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर मौजूद रहे। एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय तक 18 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर जनप्रतिनिधियों को विपक्षी चाल से सावधान रहने की सलाह दी। नौकरशाही को लेकर उपजे असंतोष को खत्म करने के लिए सरकार और भाजपा संगठन मिलकर काम करेंगे। राज्य से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की बातों को तरजीह दी जाएगी, उनकी शिकायतें दूर की जाएंगी। यही नहीं, विधानसभा चुनाव 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा अब सारे कील कांटे दुरुस्त करने में जुटेगी। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाकर सभी नेता चुनावी तैयारी में जुटेंगे। इसके साथ ही विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए रणनीति बनाकर काम होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक पे उन मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। सबसे ज्यादा फोकस नौकरशाही के व्यवहार को लेकर रहा। तय हुआ कि किसी भी कार्यकर्ता के वाजिब और जनता से जुड़े काम तत्काल कराए जाएंगे। अफसरों, जनप्रतिनिधियों द्वारा विधायकों और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की शिकायतें भी दूर करने पर सहमति बनी। दिन भर बैठकों का दौर खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर रात्रि भोज दिया। इस भोज में उनके साथ अध्यक्ष भी चर्चा हुई। मैं पिछले बार लखनऊ जब आया था और आज जब जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का प्यार और स्नेह देखने को मिल रहा है, 2027 में कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार मोदी और योगी की जोड़ी ने बनाया है, निश्चित रूप से बाबा विश्वनाथ का, काशी विश्वनाथ का नगरी, अयोध्या की नगरी और मथुरा की नगरी वाला ये उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से फिर से कमल खिलाने को 2027 में तैयार खड़ा है। और आज की जो वानगी देखने को मिली है, मैं मानता हूं कि पूरे लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से 2027 का क्लियर कह सकते हैं 2027 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर ली। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, नितिन नवीन अपने यूपी दौरे पर हैं। जिस तरीके से उन्होंने कल कई ऐसी बैठकें की हैं, कई ऐसे फैसले दिए हैं, भाजपा ने रणनीति बनाई है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, और आज उनका दूसरा दिन है। तो कल की बैठकों की बात करें और आज के कार्यक्रम क्या होने वाले हैं, इस पर पूरी विस्तार से क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए कल जो बैठकें हुई थी, पदाधिकारियों के साथ बैठकें की थी, उन्होंने तमाम जो सांसद विधायक थे उनके साथ अलग से बैठक की थी, पदाधिकारियों के साथ अलग से बैठक हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। पूरा जब से लखनऊ उनका आगमन हुआ उसके बाद से ही लगातार एक ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक लगातार प्रोग्राम करते चले गए, लगातार बैठकें करते चले गए, यानी कोई समय नहीं मिला।
बीच में थोड़ा समय निकाल कर उन्होंने अलग से अपने लिए समय भी निकाला भी था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज के लिए भी लगातार वो सुबह से उठने के बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है। 9:30 बजे एनडीए के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई, जिसमें जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे वो सुभाषपा हो, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा हो, निषाद पार्टी हो संजय निषाद की, या आरएनपी हो जयंत चौधरी की, या फिर अपना दल की अनुप्रिया पटेल की अपना दल है, तमाम जो एनडीए के घटक दल है उत्तर प्रदेश में, उनके साथ विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया। और कोशिश यही है कि जब चूंकि विधानसभा चुनाव में वक्त काफी कम बचा है, तो कोशिश यही है कि जब ये दल साथ में बैठे, टिकट का बंटवारा हो, तमाम दूसरी चीजें तय की जाए, तो किसी तरह का कोई विरोध आपस में निकल कर ना आए। तो इसलिए इस दिशा में बैठक को महत्वपूर्ण माना गया। अब से थोड़ी देर बाद प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ भी बैठकें होनी है। उसके बाद करीब 2 से 2:30 बजे के बीच राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर जाएंगे, वो जहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ ये उनकी बैठक होनी है। और शाम को 5 बजे एक और बैठक उनकी है पीर नगर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष हैं शिवाजी रावत, उनके आवास पर जाएंगे, वहां पर भी कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। तो आज का कार्यक्रम भी नितिन नवीन का पूरी तरह से व्यस्त रहने वाला है, कहीं पे कोई कोताही नहीं है। और जो सबसे बड़ा चीज निकल कर इन दोनों 2 दिन के दौरे से निकल कर आई है, वो यही है कि 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। और जो 2024 का रिजल्ट आया था, उसको अब भारतीय जनता पार्टी नहीं दोहराना चाहती है। और न सिर्फ इतना जो सिर्फ कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने की बात है, बल्कि जो घटक दल है एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में जो एनडीए है, उसके सहयोगी दलों के साथ भी किस तरह से रिश्ते अच्छे रहे, टिकट बंटवारे के समय या तमाम जो अन्य चीजें हैं उसमें किसी तरह का मतभेद न हो, इन सब चीजों को अभी से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है आनंद, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज दूसरा दिन है नितिन नवीन का। वहीं वो आज डिप्टी सीएम के साथ बैठकें करेंगे और पूरे दिन उनका शेड्यूल व्यस्त होने वाला है। बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां राम मंदिर चढ़ावा विवाद में एसआईटी के सामने बैंक कैशियर का खुलासा। टिन्नू यादव के नाम पर मंदिर में मिलती थी छूट। 15 जुलाई तक एसआईटी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को, सीईओ की नियुक्ति पर भी हो सकती है चर्चा। राम मंदिर सुव्यवस्था में बदलाव का सुझाव। एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूसरे दिन भी जांच की। ट्रस्ट के भूमि खरीद, लेन देन और अधिकारियों की संपत्तियों का सत्यापन किया गया। पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ल को रिमांड पर लेकर उसके कमरे और ठिकानों का निरीक्षण किया। रामलला के चढ़ावे में निरंतर चोरी कर रहे गणनाकर्मी अभ्यस्त अपराधी की तरह व्यवहार करते थे। वे गोपनीय कक्ष में गणना करते समय ना तो किसी की ओर देखते थे और ना ही बातचीत करते थे। पूर्व में गणना में शामिल रहे बैंक के कैशियर ने एसआईटी को बताया कि पहले तो एसआईएस के सुरक्षाकर्मी विधिवत जांच करते थे। गणना कर्मियों को दूसरे कपड़े पहनाए जाते थे, लेकिन बाद में यह व्यवस्था किसी के कहने पर बदल दी गई। सूत्रों ने बताया कि कैशियर का कहना था कि मंदिर परिसर में 4 व्यक्तियों की चलती थी। दोनों ट्रस्टियों चंपत राय व अनिल मिश्र और व्यवस्थापक गोपाल राव के अलावा यदि किसी की हनक थी तो वह टिन्नू यादव था। उसका नाम लेने से परिसर में कहीं भी जा सकते थे, कोई रोकता नहीं था। उसके पास वॉकी टॉकी रहने से मदद भी कर देता था। सूत्रों ने बताया कि एसआईटी 2 दिनों तक जांच कर शुक्रवार रात लखनऊ वापस लौट गई है। अब सोमवार को फिर अयोध्या आ सकती है। 15 जुलाई तक एसआईटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक सोमवार के मणि रामदास छावनी में होगी। बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने इस बैठक का एजेंडा जारी कर दिया। बैठक में राम मंदिर के कामकाज के प्रबंधन के लिए सीईओ की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है। एजेंडे में गैर लेखा परीक्षित आय व्यय विवरण और बैलेंस शीट, अन्य वित्तीय विवरणों और उनकी स्वीकृति भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर प्रबंधन के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था के सुझाव पर भी बात हो सकती है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, लगातार जिस तरीके से नए खुलासे कर रही है एसआईटी, और अब ये जो खुलासा हुआ है कि टिन्नू यादव का कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा है कि उनकी पूरे मंदिर में चलती थी, इसको लेकर क्या जानकारी है और क्या बैंक कर्मचारियों ने खुलासे किए हैं?
जी देखिए, बिल्कुल अंकिता, हम आपको बता दें, अयोध्या इस वक्त जो है काफी संवेदनशील जो है माना जा रहा है, क्योंकि एसआईटी इस वक्त जांच कर रही है। और एसआईटी जो है इस वक्त बैंक कैशियर के बयान भी कुछ इसमें जानकारी आई है कि मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक कैशियर ने एसआईटी को बताया है कि टिन्नू यादव के नाम पर मंदिर परिसर में कुछ मामलों में छूट मिलती थी। हालांकि इन दावों की जांच अभी जारी है और एसआईटी सभी तथ्यों का सत्यापन कर रही है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि एसआईटी 15 जुलाई तक अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। और इसी बीच 6 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक भी प्रस्तावित है, जिस पर सभी की नजरें जो है टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में सीईओ की नियुक्ति समेत मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही राम मंदिर व्यवस्थाओं में भी सुधार और बदलाव के जुड़े सुझाव पर भी विचार किए जाने की संभावना है। फिलहाल जांच रिपोर्ट और ट्रस्ट की बैठक दोनों फैसले आगे की दशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है रवि, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें 15 जुलाई तक एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। और अगली खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। लोनी तिराहा स्थित जीटी रोड पर सड़क किनारे बनी एक अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। गाजियाबाद के लोनी तिराहा जीटी रोड पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे बनी एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के मुताबिक यह निर्माण करीब 6 सालों से सड़क पर अतिक्रमण कर बना हुआ था, जिससे यातायात प्रभावित होता था और लोगों को रोजाना जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जिला प्रशासन बुलडोजर की मदद से सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई यातायात को सुचारू बनाने और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई है। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी गई। आज ये जो सैयद पूरे साथ जो मजार हटाई जा रही है, मैं एसडीएम साहब मेरे साथ हैं, उनसे पूछ रहे थे कि आखिर कितनी पुरानी थी और कहाँ ये मजार बनी थी। देखिए, ये मजार 10 से 15 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। ये लोनी से गाजियाबाद जाने वाली जो मुख्य मार्ग है उसके ऊपर स्थित थी। ये कब से आपको शिकायतें मिल रही थी कि मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, कि ये मजार की वजह से किस तरह से शिकायतें मिली, किस तरह से हटाने की पूरी प्रक्रिया? ये यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से, निवासियों की तरफ से शिकायतें थी कि इसकी वजह से यहाँ अवैध अतिक्रमण की वजह से घंटों तक जाम रहता है, आने जाने में समस्या होती है। तो उसी क्रम में आज ये नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में सड़क से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण के रूप में ये मजार को हटाया गया। एसडीएम साहब का कहना है कि ये मजार 10 से 15 साल पुरानी है, लेकिन अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि ये मजार पिछले 70 वर्षों से इधर ही बनी हुई है। गाजियाबाद मार्ग जो है, इस पर एक मजार है जिसको आज क्या नाम है, पीडब्ल्यूडी द्वारा और जो यहाँ पे नगर पालिका है उसके द्वारा हटाए जाने का निर्णय लिया गया है। उसी संदर्भ में यहाँ पर आज पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ पर लगभग 300 के आसपास हमारी सिविल पुलिस है और 2 प्लाटून पीएसी है और ये कार्रवाई अभी शुरू करने जा रहे हैं। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से 6 साल पुरानी ये बताया जा रहा है कि 15 साल पुरानी है, मगर 6 साल से सड़क पर अतिक्रमण कर दिया गया है और अब बुलडोजर द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि ये मजार का जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है और ये जो पीडब्ल्यूडी का जो रोड था उस पर अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसी शिकायतों के प्रत्यक्ष में गाजियाबाद प्रशासन ने अवैध कार्रवाई की है कि जो कार्रवाई है उसमें अवैध मजार जो बन रही थी, जिसका दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा था, उसको ध्वस्त कर दिया है। मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यूडी की जमीन थी जिसके ऊपर ये मजार बनी थी। पहले छोटी मजार थी, उसके बाद ये धीमे धीमे करके इसका जो दायरा था वो लगातार बढ़ाया जा रहा था और उसी दायरे के बढ़ाने के बाद में जो पीडब्ल्यूडी का जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो रहा था, जिसकी शिकायतें लगातार प्रशासन को मिल रही थी। और प्रशासन ने कल बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए जीटी रोड से अवैध मजार को हटा दिया है और जो मार्ग अवरुद्ध हो रहा था उसमें पूरा मार्ग जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अंकिता, ठीक है राजीव, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।